अभी के हिसाब से जो रुझान आ रहे हैं उससे तो हम बड़े संतुष्ट हैं। और मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का जो फाइनल फिगर आएगा वो पूरी महाविनाश आघाड़ी से बढ़कर होगा। और अभी भी रुझान में यही दिख रहा है कि 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं और महाविनाश आघाड़ी 5-7 सीटों पर है। क्या इतना ही आपको काफी है? आपको लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन इतना आगे बढ़ेगा जिससे कि आप सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे? हालांकि पिछली बार जब 2019 इससे पहले जो चुनाव हुए थे 2019, 105 आपकी थी, 56 शिवसेना की थी, 54 एनसीपी की, 44 कांग्रेस की और 29 अन्य की। लेकिन लोकसभा चुनाव ने एक इशारा जरूर दिया यहां पर कि वो जो सेंध आपकी थी उसमें कहीं दरार जरूर आई है। कांग्रेस प्रवक्ता मेरे साथ हैं, जवाब देना चाहेंगे आप? बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में जो हुआ, जी हमारा जो नुकसान जी। हुआ महाराष्ट्र में, वहां उसके बाद हमने काम किया है। हमने हमारी जो कमियां रह गई उसमें हमने काम किया है। हमारी महायुति सरकार ने लाडकी बहन स्कीम लाई है, हम लोग ने आउटरीच बढ़ाया है, हम लोगों के घर घर पहुंचे हैं। तो मैम हमने काम उनियाल किया जी, है और उनियाल ये जी, रिजल्ट ये उनियाल जी, रिजल्ट आप ये जवाब बता देना रहा है। चाहेंगी? आपसे उनियाल जी। जी जी। देखिए, इनके पास कोई स्कीम नहीं थी। आप पूरा चुनाव प्रचार देखिए, इन्होंने किसी भी स्कीम के बारे में बात नहीं की। ये बटोगे कटोगे, एक सेफ, यही सब बातें करते रहे। इनके पास अगर कोई स्कीम होती तो वो अपनी स्कीम के बारे में बात करते। इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया कि शिवाजी महाराज की जो मूर्ति के एक ऊपर बड़ा जो अपडेट सामने आ रहा है। महाराष्ट्र शायद में ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मुंबई की ज्यादातर सीटों पर महायुति इस वक्त आगे नजर आ रही है। महाराष्ट्र में ईवीएम से वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। बैलेट पेपर की गिनती आज खत्म हो गई है और अब ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। मुंबई की ज्यादातर सीटों पर महायुति आगे चल रही है। ए.के. मिश्रा जी, अब अब पूरी तरह से बांट कर बात कर लेते हैं जिससे स्पष्टता हो। महायुति, महाविकास अघाड़ी, महायुति 33, 7, 40, 44 सीटों पर अभी लीड कर रही है महाराष्ट्र में। और वहां झारखंड की अगर बात करें तो 5 सीटों पर जेएमएम अब कांग्रेस आगे हैं, वहीं पर 6 पर बीजेपी और आजसू इस वक्त आगे हैं। 81 में से ये फिगर है, उधर 288 का फिगर बताया। क्या आपको लग रहा है ये आगे ऐसे ही बढ़ेगा या अभी स्पीड ब्रेकर आएंगे? इस चीज के चांसेस हैं कि ये चीजें सेटल डाउन इसी ट्रेंड में होंगी, लेकिन चेंज हो सकते हैं। इसका देखिए फर्क और इसका निष्कर्ष क्या है ये समझ लेना चाहिए। महाराष्ट्र में जो इतनी पार्टियां थी, यानी अगर आप, महायुति ने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। महाविकास आघाड़ी का जो मिसमैनेजमेंट था, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, चुनाव के पहले ही हम सीएम बनेंगे, उसका ये परिणाम दिख रहा है कि गैप जो है, मार्जिन इतना ज्यादा वहां पे दिख रहा है। यहां पे गैप महायुति नाम तो मिश्रा जी इसमें भी है। महायुति में शिंदे और फडणवीस के बीच में अभी से बातें होने लगी हैं और एमवीए में उद्धव, सुप्रिया और नाना पटोले के बीच में। आता हूं आपके पास। राकेश, आपको भी लगता है कि ये परिणाम जैसे ही ईवीएम खोल रही है, इन नामों के बीच में भी टसल अब शुरू होने वाली है? देखिए राजीव, जिस तरह से आपने देखा था कि जब मतदान हुआ उसके बाद से ही जो महाविकास अघाड़ी में चाहे कांग्रेस हो चाहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट के बीच में सीएम पद को लेकर आपने देखा कि बयानबाजी शुरू हो गई थी। तो ये जो है इसका असर जो साफ तौर पर ग्राउंड पर भी इस तरह का दिख रहा था और इसका जो है आपको परिणाम है उसमें भी देखने को मिलेगा। क्योंकि ये कांग्रेस के जो लीडर थे वो जिस तरह से मजबूती के साथ जो वोटिंग के दिन रहना चाहिए था, उस तरह से जहां पर शिवसेना का है, उद्धव गुट का अगर उम्मीदवार है, उस तरह से नहीं दिखे। जो कि ग्राउंड जीरो पर, जो कि हमारे रिपोर्टर ने जो वहां से रिपोर्ट भेजे हैं उसमें यह साफ दिखा है। तो उसका असर आपको दिखेगा। ये मिश्रा जी अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं एक चीज, जो आपने एक सवाल पूछा ना कि भाई नाम तो बीजेपी के साथ जो है शिंदे और ये इन लोगों का भी है। देखिए, एक सवाल है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। बीजेपी हमेशा ये चाहेगी कि मुख्यमंत्री उनका हो। देवेंद्र फडणवीस ने सेक्रीफाइस भी किया है, मेहनत भी महायुति में सबसे ज्यादा देवेंद्र फडणवीस ने किया। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। साकोली सीट से नाना पटोले पीछे चल रहे हैं। इस्लामपुर से जयंत पवार पीछे आगे चल रहे हैं। बारामती सीट से अजित पवार पीछे हैं। वहीं वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे आगे चल रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम सीट से आगे हैं। अमित ठाकरे माहिम सीट से आगे चल रहे हैं। मजेदार बात है, 3 ठाकरे मेरे ख्याल से अमित ठाकरे,
आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये ठाकरे उतरे हुए हैं सब में, तो ये ठाकरे की टसल भी यहां पर देखेगी। लेकिन अजीब, जो मैं नाम ले रहा था, नाना पटोले पीछे और अजीत पवार पीछे। मैं आता हूं आप सबके पास, ए.के. मिश्रा जी इसके साथ अपना जवाब पूरा करें, फिर उसके बाद आगे देखिए है क्या, तो बीजेपी ये चाहेगी कि उसकी डिपेंडेंसी शिंदे साहब के शिवसेना और अजीत पवार के पार्टी के ऊपर बहुत कम रहे। तो बीजेपी अपने ही अंदर ज्यादा से ज्यादा सीटें लेगी, और ज्यादा से ज्यादा सीटें जब बीजेपी की आएंगी तो सीएम कौन होगा, रूल कौन करेगा, इन सब चीजों का एक तरफा डिसीजन बीजेपी ले पाएगी। ये इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। रही बात ये ठाकरे साहब की, परिवारवाद का इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है साहब? कोई भी पक्ष हो, पक्ष विपक्ष, देखिए 3 ठाकरे सामने आ गए, अभी अगले साल तक 2-4 इनके परिवार के और लोग आ जाएंगे। नहीं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में तो डिफरेंसेस हैं, वो आप परिवारवाद में नहीं ला सकते। शायद वो तनाव ही था जिसके चलते हमें राज ठाकरे अलग हुए थे उद्धव ठाकरे से। ये बात मैं मानता हूं, वो भी एक सत्ता की लड़ाई थी, गद्दी की लड़ाई थी, राज ठाकरे अलग हुए। लेकिन एक मोटा मोटा अगर आप करके देखिए कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को यहाँ पे उतार दिया हुआ है आगे, अभी जबकि कोई बहुत एक्टिव रोल उनका ग्राउंड पे नहीं दिखता है एक परिपक्व या मैच्योर उसकी तरह। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि झारखंड में आप ये देखिए, वहां पे जो नेक टू नेक फाइट चल रही है, ये दिखाता ये है कि हो सकता है कि बहुत मार्जिन से विक्ट्री हो। फिर राकेश से समझेंगे। राकेश, लास्ट में जो 38 सीटें सेकंड फेज में हुई, ये संथाल की थी, और कहते हैं कि ये आदिवासी तय करता है कि सत्ता की तस्वीर किसके साथ बन रही है। ये जो कांटे की टक्कर है वही इशारा दे रही है कि 38 सीटें झूल रही हैं दोनों के बीच में। देखिए सही कहा राजीव, और इसका असर, क्योंकि संथाल में जो जिस तरह से दोनों पार्टियों ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एनडीए नीति जो बीजेपी का जो गठबंधन था, वो सीधे तौर पर हमला जो है घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा उन्होंने बनाया था, और उसका असर जमीन पर दिख रहा था कि आखिरकार किस तरह से जमीन को छीना जा रहा है। तो ये तमाम मसले थे। साथ ही साथ आपने देखा कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन लगातार यहां पर कैंप कर रहे थे, लेकिन जमीन पर आपने एक तस्वीर भी देखी थी, जो पप्पू यादव जो कि प्रचार करने गए थे हेमंत सोरेन के क्षेत्र में, जबकि वहां पर यूथ थे और यूथ लड़कियां थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप वोट हेमंत सोरेन, नहीं मैं नहीं दूंगी क्योंकि यहां पर स्थितियां प्रतिकूल हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका असर जो है संथाल एरिया में पड़ा है, और संथाल में जो मुकाबला है, आपको राजीव ये देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाइएगा कि ये मुकाबला जो है कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर अभी है, लेकिन एक तरफा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सुरेश नखुआ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, झारखंड की राजनीति पर मैं आऊंगा, क्योंकि झारखंड के समीकरण हमको बता रहे हैं कि चीजें कहीं बहुत कांटे की टक्कर पर हैं। आप नैरेटिव लेकर आए थे यहां पर कि आदिवासियों की जमीन, डेमोग्राफी, और इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से भुनाया। एक नैरेटिव जो उत्तर प्रदेश से चला था, बटेंगे तो कटेंगे, शायद उसको सभी जगह आपने फैलाने का काम किया। लेकिन चंपई सोरेन को अपने साथ लाना, क्या चंपई सोरेन कोल्हान के टाइगर के तौर पर जो उनका नाम दिया जाता है, क्या ये कल्पना सोरेन की मौजूदगी, वहां पर सीता सोरेन का भी यहां पर मैं जिक्र करूंगा, कल्पना सोरेन तो खैर मैं अलग ले जाता हूं, ये सब कुछ क्या आपके हक में काम करते हुए आपको दिख रहे हैं? आपको लग रहा है कि समीकरण साधने के लिए चंपई आ तो आपके साथ गए हैं, लेकिन आपको कॉशियस रहना पड़ेगा आगे? अभी आप समझिए कि जो हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं, वो कोई एक्विट होके बाहर नहीं आए, वो निर्दोष बाइज्जत बरी कहते हैं, वो बाहर नहीं आए, वो